आपकी जो रेट ऑफ द रिएक्शंस है वो डिपेंड करती है, मैंने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो मैंने बताया था कि टोटल सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन टू बी रेज्ड एट द रिएक्टेंट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे देखिए के की यूनिट निकाली है कि के की जो यूनिट है कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस है टाइम इनवर्स। ये कॉमन है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि हम जीरो के लिए क्या के की यूनिट बताएंगे, फर्स्ट के लिए क्या बताएंगे, सेकंड के लिए क्या बताएंगे, ये हमको याद नहीं करनी है। बस हमें ये क्या दिमाग में रखना है कि के की यूनिट निकालने के लिए कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन इज क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए अगर हम कह रहे हैं जीरो ऑर्डर है, आगे मैं जीरो फर्स्ट सेकंड आपको सब पढ़ाऊंगी, जीरो कह रहे हैं तो यानी एन की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर आप एन की वैल्यू जीरो रखेंगे और टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 टाइम इनवर्स। कहने का मतलब मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। देखिए आपको मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये जीरो की होगी। अब आप फर्स्ट ऑर्डर की करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर की करने के बाद आपकी क्या होगी, 1 माइनस 1 जीरो, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या आएगी, ओनली टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब सेकेंड इनवर्स, समझ रहे हो बच्चों। और अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो 1 माइनस 2 दैट इज कंसंट्रेशन टू दी पावर क्या आ जाएगी आपकी -1 टाइम इनवर्स। टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स रख दो, इसकी जगह मोल लीटर -1 टाइम इनवर्स। अब इसकी यूनिट आप निकालो, मोल -1 लीटर आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टाइम इनवर्स। तो आपको कहने का मतलब मेरे ये है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, की जो यूनिट है वो आपको क्या करनी, बस ये फॉर्मूला याद करना है, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन एंड टाइम इनवर्स। अब मैं इसके बाद आपको जीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। उसके पहले टर्म क्लियर कर देती हूँ, मॉलिक्यूलरिटी। इट इज द डिफरेंट टॉपिक, it is a different, not as same as the order of the reaction. Order of the reaction is the total number of the molecule participating, जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या कर रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। और अगर कई स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो उसी रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे जो कि स्लो स्टेप में हो और एलिमेंट्री हो। एलिमेंट्री कहने का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल हो, सारे स्टेप को हम क्लियर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, इससे आप नाइट्रोजन बना लीजिए और H2O बना लीजिए, है। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ओनली 1। तो मॉलिक्यूलरिटी इज द 1, ठीक है। अब 2H आई है, इससे आपका क्या बना, H2 प्लस I2। तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसमें, 2। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का क्या जो इफेक्ट है, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित कर रहे हैं या अफेक्टेड कर रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है कि टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिएक्शन पे। ऐसा आपको मैं पढ़ाऊंगी कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो कि कई स्टेप में होती हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो कि मॉडरेट स्पीड में हो रही है उसी की हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन की नहीं निकालते। तो अगर 2 या 3 स्टेप में हो तो जहाँ स्लो स्टेप होगी वही आप कंसीडर करोगे रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए। तो उस तरह क्या है, मॉलिक्यूलरिटी भी है, आप उसी स्टेप को देखोगे जिसपे क्या है, जो कि सिंपल हो, एलिमेंट्री हो। आप मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन को नहीं देखोगे, जो सिंपल है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंपल। और सिंगल स्टेप में जो हो रही है, जो स्टेप आपकी मॉलिक्यूलरिटी पार्टिसिपेट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बारे में बताऊंगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या हो, जीरो हो, कि यानी आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हमने बच्चों एक रिएक्शन ले ली कि A से क्या हो रहा है, B बन रहा है। स्टार्टिंग में आपको पता है कि T इज इक्वल टू 0। जब आपकी रिएक्शन बस स्टार्ट हुई है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, तो हम ये मान लें कि कंसंट्रेशन क्या है, C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी तक ये B बना नहीं, इसलिए B को हम 0 मान लें एट ए स्टार्टिंग T इज इक्वल टू 0। अगर टाइम
टाइम हम टी मान ले तो तब कंसंट्रेशन क्या होगी, ct, यानी a से कुछ क्या बन गया आपका b बन गया, तो जितना b बना उसे हम क्या कहेंगे, bt। अब डिफरेंशियल रेट लॉ से, डिफरेंशियल रेट लॉ मतलब ये से d बाई dt को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बच्चों पता होगा कि d बाई dt है किसकी रेस्पेक्ट में, जिसका कंसंट्रेशन है टाइम की रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं कि डी ए बाई ए की रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कितनी। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है कि डिफरेंशिएशन के टर्म्स में होता है बच्चों डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम यहाँ डी ए बाई डी टी लिखते हैं, या डी सी क्या है आपका, ये भी कंसंट्रेशन है। यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है बच्चों, ए है। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K लगाओगे, और जीरो इसलिए लिखा है कि आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। एनी रेज टू द पावर जीरो इज 1। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखोगे 1 तो आपकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये देख लो कि R इज इक्वल टू, आप ये कर सकते हो dc बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया, k। R की वैल्यू ये है और R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये हम जनरल निकाल रहे हैं कि जनरल क्या होगी, a हम नहीं ले रहे हैं। अब क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन होता है, जैसे d बाई डी टी इज अ डिफरेंशिएशन, इस साइन को हम लगाते हैं बायो वाले स्टूडेंट बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे तो ये मार्क लगाओगे, और दोनों साइड में फिर आप क्या करो, dt से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब dt से मल्टीप्लाई करो ये dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इनिशियल टू आपका फाइनल, ठीक है। ये क्या है, लोअर लिमिट टू, इसे कहते हैं अपर लिमिट। देन यहाँ के, और चेंज इसमें हो रहा है, dt में चेंज हो रहा है ना, कि पहले कुछ और टाइम था अब कुछ और टाइम है, तो हम सिर्फ dt का करते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जीरो लोअर लिमिट देन अपर लिमिट। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये x आता है। तो c कंसंट्रेशन, फिर वही लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, यहाँ पे जीरो था पहले स्टार्टिंग में टाइम, देन t। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन ये किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस जीरो तो t हो गया, ct माइनस c0 इज इक्वल टू, इस माइनस को माइनस kt, फिर ct इधर कर दो, kt ये c0 इधर चला जाए। ये आपकी फाइनल इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इक्वेशन आप देखोगे तो आपने लाइन इक्वेशन कभी पढ़ी हुई होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ पूछा जाता है कि कैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा। तो अब ये प्लॉट करोगे आप तो x इज इक्वल टू आपका क्या, x यानी x एक्सिस पे आपका क्या हो गया, t। यहाँ जो c है आपका, c क्या कहते हैं, इसे इंटरसेप्ट आप कहते हो, तो c की जगह आपका क्या है, c0। y आपका क्या है, y एक्सिस पे ये आपका क्या है, ये इस इक्वेशन से देखिए y इज इक्वल टू क्या है, ct है, ये आपका क्या हो गया, c0 हो गया, ये देखिए। और x की जगह आप क्या करोगे, t, और m आपका क्या है, k। ये जब आप प्लॉट करोगे तो ये आपका टाइम है, ये स्लोप नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी स्लोप आपका घर क्या कर रहा है, घट रहा है। अब हम ये मान लें कि t इज इक्वल टू आपका क्या है, t इज इक्वल टू 0 है। ये अगर t इज इक्वल टू आप 0 कर दोगे, अगर ये आप करो कि t इज इक्वल टू अगर आप 0 कर दो तो जो आपका c0 है, ये जो ct की वैल्यू किसके बराबर होगी, c0। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ये t0 है। अगर t को आप 0 कर दो, यहाँ पे ये t इसके ऐसे है, बेस में नहीं है, t को 0 कर दो तो ये टर्म पूरा 0 जाएगा, तो c0 आपके किसके बराबर जाएगा, ct के। ये जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। अब क्या है, स्लोप आपका क्या होगा, m, ये क्या है, m आपका स्लोप है, c इज इंटरसेप्ट, तो स्लोप क्या होगा आपका माइनस के। लेकिन आप ये देखो कि इस c0 टाइम पे t आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, आपका t क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे आप देखो कि ct की वैल्यू क्या है, 0 है, इस ct की वैल्यू को 0 कर दोगे तो आपका c0 क्या निकल जाएगा, टाइम। इस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, c0 बाय k। ये देख लो, ये कर लो, c0 इज इक्वल टू kt, और इस t पे, इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, c0 k, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे क्या है, t है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए डिक्रीज कर रही है, माइनस लगा हुआ है, तो आपकी क्या है,
कंसंट्रेशन आप टाइम बढ़ा रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कैसे कर रही है आपको पता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये आपका स्लोप जो क्या होगा वो नेगेटिव आएगा। अब क्या है कि हाफ लाइफ पीरियड इसमें निकालने के लिए, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब उसकी ये डेफिनेशन मैंने नोट्स में दे रखी है कि कंसंट्रेशन जब हाफ रह जाए, जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाए इनिशियल कंसंट्रेशन की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। टी को हम मान लें कि ये इसकी अर्ध आयु यानी हाफ रह गई, तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन हाफ हो गया। अब T इक्वल टू 0 पर तो ये C0 रहेगा, T हाफ पे ये भी हाफ हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन पे ये सारी वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये आता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ की वैल्यू निकाली, T हाफ इज इक्वल टू C0/2K, K इज अ रेट कांस्टेंट, C0 इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों ये 0 ऑर्डर की रेट रिएक्शन है, रेट इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन है, देन आपकी हाफ लाइफ है। आप इसको देख लीजिए, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे जो मैं आपको आज न्यूमेरिकल समझा दे रही हूँ, जो आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी रही हूँ टुडे, आज मुझे बेटा थोड़ा सा स्कूल में काम है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो टुमारो आई विल कंसीडर योर ऑल प्रॉब्लम्स। ये देखिए, अब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या निकालना है, फाइंड ROR का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइंड आउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन मैंने अगर वर्ड यूज किया तो डिसअपियरेंस यूज किया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वी फाउंड, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि वी फाउंड टू बी 1.6 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इसकी NO की रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना फॉर्म हो रहा है, D/dt NO दिया हुआ है। अगर अब रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको लिखना बताया था इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, नॉट इन द के फॉर्म में, तो मैंने आपको कहा था कि पहले ये लिख लो कि D/NO/dt ये रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस बच्चों। और जो ये आपका नंबर होता है, मैं उसको कहती हूँ ना कि उसको स्टोक्यूमेट्री आप यहाँ लिख देते हो उसको 1/2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 1/2 ये दिस हो गया, और आपको पता है डिसअपियरेंस है तो माइनस है, फॉर्मेशन है तो प्लस है। अब आप देखो कि आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ से देख लीजिए कि रेट ऑफ द जो रिएक्शन आपकी ये है वो हाफ ऑफ द दिस के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर हाफ ऑफ द NO/dt है तो इसकी जगह 1.6 रख दो और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी आ गई। अब आपको क्या है कि रेट ऑफ कंजप्शन यानी डिसअपियरेंस ऑफ NOBR निकालना है, तो फिर आप लिख सकते हो ROR इज इक्वल टू माइनस हाफ D/NOBR/dt। और आपकी ROR यहाँ पे निकल गई है, वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो अगर आपकी ये वैल्यू दी हुई हो तो आप इससे निकाल सकते हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन, मैंने आपको लिखने का मेथड बताया हुआ था कि स्टोक्यूमेट्री ये हमारी शो करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख के आप इतना डर और इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जो कि मैंने साफ साफ लिख दिया है कि ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है और वो इतनी फास्ट है कि इसके ये कई स्टेप में रिएक्शंस है। ये जो आपको मैंने एक लाइन में दे दी है ये बस दिखाने के लिए कॉम्पिटिटिव मेथड से दिया है कि ये कई स्टेप में होती है। आप सोच लीजिए कि 14, 6 से 20 और 22 मॉलिक्यूल्स को आपको पार्टिसिपेट कराना है, तो कितना कॉम्प्लिकेट होगा, कितना टाइम लगेगा। ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया है जो मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे गिवन दे दिया है, बच्चे आप कंफ्यूज होते हो और क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं करते हो, फिर बाद में जो है परेशान होते हो। जिस समय क्लास आपकी होती है आप उसी समय ये पूछा करो, पर्सनली मत मैसेज किया करो कि क्लास किस लिए ओपन की जाती है, कि आप उस समय प्रॉब्लम पढ़ो दिन भर और जो प्रॉब्लम हो क्लास के टाइम पे आप बच्चों पूछो। फिर रेट देखो, आप सिंपली ये दी हुई है कि ये जो इसकी ये जो आपको दी गई इसकी स्लो स्टेप में जो एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया होगा कि देखा गया कि HCrO4 1 यहाँ पे है, I जो है वो 2 है और H प्लस आपका 2 है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले तो आपको मैंने बताया था कि जितनी उसकी टोटल सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन टू बी रेज, इस मतलब कंसंट्रेशन पे जितनी पावर होगी उसको ऐड कर दीजिए तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। तो इसका 1 है, कुछ नहीं है तो इसका 2 है, 2 देन ये आपका क्या हो गया 5। अब इसमें ये क्या पूछा है कि आप ओवरऑल ऑर्डर भी बताइए और पर्सनली ये बताइए कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज
अब ईच स्पीशीज देखिए SCRO पर पे इसकी पावर 1 है तो 1 हो गई, I पे 2 है तो 2 हो गई, H प्लस पे 2 है तो 2 हो गई। फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये बताया गया, इसको आप हम लिख के पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताया गया कि स्लो स्टेप में बेटा इसकी ऐसी ही रिएक्शन होगी। अब एक क्वेश्चन बच्चों आप और देख लीजिए, ये है देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन आयोडाइड और H प्लस। अब इसमें भी यहाँ पे देखिए रेट आपकी गिवन है, अगर हम आपसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 तो ऑर्डर आपका क्या आएगा 1। I माइनस की केस में ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ 1 है, इसे देख के मत करिए क्योंकि एक स्लो कई स्टेप में और ये जो एक्सपेरिमेंटली स्लो स्टेप था वो दिया गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैम H प्लस नहीं लिखा है, H प्लस क्यों नहीं लिखा, हो सकता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर रहा हो, H प्लस इज इक्वल टू 0, एनी रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो ओवरऑल आपने निकाली तो 1 प्लस 1 इसकी 1 और इसकी 1 क्या हो गई ओवरऑल 2, और विथ रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज H2O2 से 1, I के रेस्पेक्ट में 1 और H प्लस के रेस्पेक्ट में 0। क्लियर, क्लियर है ठीक है बच्चों। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की आज शीट प्रोवाइड की है, वो क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व करो। नेक्स्ट में फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर का निकाला गया है, ये क्वेश्चन आप करो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन दे भी रही हूँ, सॉल्यूशन भी है उसका।